नमस्कार बच्चों। अर्थशास्त्र की आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैश्वीकरण, सार्वभौमिकरण या ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो वैश्वीकरण है इसमें बेसिकली किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा गया था जब इसे लागू किया गया, और सरकार ने बेसिकली क्या कदम उठाए थे वैश्वीकरण के नीति के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि दरअसल जो देश होते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ जो पारस्परिक आर्थिक हित होते हैं, वही वैश्वीकरण को रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं। अगर हम इसे फॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से है कि यह आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है, खासतौर से तब जब किसी देश द्वारा वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकों, पूंजी, श्रम का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में किया जा रहा हो। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे कई सारे देश, कई सारी वस्तुएं, कई सारी सेवाएं, कई सारी तकनीकें, पूंजी, श्रम, ये सब बेच रहे होते हैं और कई सारे देश इसे खरीद भी रहे होते हैं। तो उनके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वह इस तरह से होते हैं कि एक अर्थव्यवस्था दूसरे देश के द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सार्वभौमिकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो इसका रहा अर्थ। आगे हम जानते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है ये किन उद्देश्यों के साथ लागू किया जाता है, और भारत में भी ये लागू किया गया तो किन उद्देश्यों के साथ ये लागू किया गया। सबसे पहली बात कि भारत में जो वैश्वीकरण हुआ इसका प्रमुख लक्ष्य था विदेशी निवेश में वृद्धि करना। विदेश से जो पैसा भारत में आता था वह बढ़ जाए, ये पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था भारतीय उद्योगों का प्रसार कर संस्थागत निवेशकों को आमंत्रित देना। तो देखिए, संस्थागत निवेशक वह होते हैं जब किसी एक देश की कुछ कंपनियां किसी दूसरे देश में जा कर के निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इसी को हम संस्थागत निवेश बोलते हैं। और भारत ये चाहता था, जब हमारे यहाँ वैश्वीकरण को लागू किया गया अर्थव्यवस्था में, तो कि भारत की यही कोशिश थी कि विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं वह भारत में आएँ, और इस तरह से भारत में हम उद्योगों का प्रसार करके संस्थागत निवेशों को आकर्षित कर रहे थे, आमंत्रित कर रहे थे। तीसरी बात, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करना। देखिए, वैश्वीकरण में हम निर्यात करेंगे, निर्यात को संवर्धन देंगे, प्रमोट करेंगे, और इस तरह से हमारा मुद्रा कोष बढ़ेगा, ऐसा भी लक्ष्य रखा गया था। विदेशी व्यापार में वृद्धि करना एक ये भी लक्ष्य था। विदेशी व्यापार में वृद्धि से तात्पर्य वही है जो अभी मैंने बोला, निर्यातों को बढ़ाना, निर्यातों का संवर्धन करना। ठीक है, संवर्धन से तात्पर्य प्रमोशन से है, इसको हम एक्सपोर्ट प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करना एक लक्ष्य था, व्यापार में वृद्धि करना। और पांचवा जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था की जगह उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ दिया जाए। अभी वह एक तरह से 1990 तक डिसकनेक्टेड थी, क्योंकि हम डोमेस्टिक प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाए हुए थे, घरेलू संरक्षण की पॉलिसी अपनाए हुए थे, जिसके अंतर्गत हम अपने देश की कम पूंजी वाली, अपेक्षाकृत कम पूंजी वाली जो कंपनियां थीं, घरेलू जो गृह उद्योग थे, उनको हम सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। किनसे? उनको हम सुरक्षा प्रदान कर रहे थे उनसे जो कि बहुत बड़ी जाइंट कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी। डर इस बात का था कि अगर ये भारत में आएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं वह ख़त्म हो जाएं। ठीक उसी तरह से, क्योंकि जब मुग़लों के बाद जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वह आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने क्या किया, भारत में जो घरेलू और कुटीर उद्योग था उसको लगभग ख़त्म कर दिया। तो हम दूध के जले हुए थे, तो हम छाछ फूक फूक के पी रहे थे। 1947 से जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद से 1990 तक हमारी वही डोमेस्टिक प्रोटेक्शन की पॉलिसी चली। लेकिन 1991 में ये महसूस किया गया कि अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि विदेशी कंपनियां अगर आती भी हैं
तो हम फिर से उस अनुभव को दोहराने नहीं देंगे। और इसी विश्वास के साथ हमने 1991 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्शन के लिए हमने ग्लोबलाइजेशन की जो नीति थी उसे अपनाया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, भुगतान संतुलन को सकारात्मक बनाना। देखिए, यह भी एक बड़ा लक्ष्य था। भुगतान संतुलन सकारात्मक कैसे होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर कोई एक सम आती है और वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि भुगतान संतुलन जो है वह दरअसल पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाए और ये निगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए, तो माइनस आने पर ये नकारात्मक हो जाता है। इसको सकारात्मक बनाने से तात्पर्य यह है कि एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना इंपोर्ट्स के मुकाबले। ऐसा करने का उद्देश्य ये था कि हम जब ग्लोबलाइजेशन अपनाएंगे तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे और विदेशों में हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट हम घटा सकेंगे। ये एक लक्ष्य था। सातवां है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करके भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार करना, वृद्धि करना। जीवन स्तर आप समझते ही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें सुधार करना कैसे? राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना। और ये वृद्धि कब होगी? ऐसा माना गया उस समय कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन अपनाएंगे तो विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो घरेलू उद्योग हैं वह थोड़ा सा और गंभीरता के साथ और सीरियसनेस के साथ जब उनका एक्सपोजर होगा विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट से, उनकी कुशलता से, उनकी पॉलिसीज़ से, तो ये कंपनियां और ग्रो कर सकेंगी, उत्पादन बढ़ेगा और फाइनली भारतीयों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। सरकार ने उस समय क्या प्रयास किए, आइए अब इसे जानते हैं। देखिए, सरकार ने उस समय वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जब अपनाया तो इसे इस रूप में देखा जाता है कि भारत में वैश्वीकरण लाते समय सरकार की एक कोशिश यह थी कि जो अभी तक की हमारी घरेलू संरक्षण की नीति थी हम उससे बाहर निकलें। अर्थव्यवस्था जो एक तरह से बंद बक्से की तरह थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसे ओपन इकोनॉमी का जो स्वरूप है वह प्रदान किया जाए। तो दरअसल भारत सरकार ने जब वैश्वीकरण का अनुमोदन किया तो इसके लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सरकारी नियंत्रण को सीमित कर कानूनी प्रावधानों को उदार बनाया। ये मुख्य बात थी। अब ये कानूनी प्रावधान क्या हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत से विदेशी संस्थाएं या विदेशी संगठन कर सकें, इसके लिए कुछ तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। बिना किसी फॉर्मेलिटी के तो ऐसा संभव नहीं कि किसी दूसरे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में व्यापार करने चली जाए। तो प्रावधान तो रहेंगे, लेकिन उन प्रावधानों को कठिन या जटिल बनाया जाए या सरल बनाया जाए, ये देखा जाना होता है। तो वैश्वीकरण के अंतर्गत जो विदेशी संस्थाएं थीं, जो विदेशी व्यक्ति थे, अगर वह भारत में व्यापार करना चाहते थे तो जो हमारा LPG मॉडल का एक L था जिसे हमने लिबरलाइजेशन के रूप में जाना, ये जो लिबरलाइजेशन था ये केवल इंडस्ट्री जो भारत में लागू हो उन्हीं के लिए नहीं था, ये उनके ऊपर भी लागू था जो विदेशों से भारत में आकर के व्यापार करना चाहते थे। तो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत जो सरकारी नियंत्रण था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, उसके प्रावधानों को उदार यानी कि लिबरल बना दिया गया। भारत में जो सरकार ने कदम उठाए, अगर हम उनको बिंदुवार अगर जानना चाहें तो पहला कदम था आयात और निर्यात प्रशुल्कों को अत्यंत कम कर दिया जाना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ्स जो थे उनकी रेट बहुत कम कर दी गई और बहुत तरह के जो प्रतिबंध होते थे वह भी समाप्त कर दिए गए। जैसे प्रतिबंधों में क्या होता था कि इतना इंपोर्ट कर सकेंगे या इतना एक्सपोर्ट कर सकेंगे। एक्चुअली इंपोर्ट पे तो कुछ प्रतिबंध रखे गए थे आंशिक रूप से, लेकिन एक्सपोर्ट पे समस्त प्रतिबंध हटा लिए गए थे। तो ये अपने आप में पहला कदम था भारत सरकार का वैश्वीकरण की नीति के लागू करने की दिशा में। दूसरा जो कदम था वह था 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन किया गया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं अलग अलग टॉपिक में, लेकिन बात सिर्फ रिपीट करने की कि कैसे किन कदमों को हम वैश्वीकरण की दिशा में कदम मानेंगे। तो डिवैल्यूएशन जो था उसको ग्लोबलाइजेशन के ही अंतर्गत एक स्टेप माना गया था। और इससे हुआ क्या, इससे जब आपने अपने मूल्य का अवमूल्यन कर दिया तो ये माना गया था कि जो विदेशी मुद्रा है वह भारत में बढ़ चढ़ के आएगी और ख़ास तौर से जो
विदेशी पूंजी का जो निवेश है वह भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले मान लिया हमारा जो 1 रुपया था वो डॉलर के मुकाबले मान लेते हैं 10 रुपये के बराबर था। 10 रुपये बराबर $1 था मान लेते हैं, ठीक है। 10 रुपये $1 के बराबर था। लेकिन मान लिया सरकार ने इसको ये कर दिया कि ये 20 रुपया $1 के बराबर हो गया। तो डॉलर या पौंड कुछ भी कह लीजिए आप, मानने के लिए यहाँ पे पौंड भी कह सकते हैं, डॉलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली पौंड्स या डॉलर हो गए, तो अल्टीमेटली समझने की बात यह है कि पहले जहाँ पे कोई $10 अगर लगाता था तो वो 100 रुपये के बराबर माना जाता था। अब वही $10 लगाएगा तो वो 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि विदेशी होंगे जो वो उत्साहित होंगे कि वो भारत में निवेश करें, ठीक है। तो विदेशी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने की भी एक होड़ चलेगी, क्योंकि अब कम पैसे दे करके वो भारत की वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वह भारत की वस्तुएं खरीदना चाहेंगे। लेकिन होता यह है कि भारत का इससे फ़ायदा क्या था, ये तो देखने में लगता है कि भारत का बड़ा नुकसान हो गया। भारत का फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे आपका करेंसी रुपया है और आपके पड़ोस में नेपाली करेंसी मैंने उदाहरण में इसलिए लिया क्योंकि जो भारतीय रुपया है वो जनरली अगर उसकी वैल्यू 100 है तो नेपाली करेंसी जो है वो 60 मानी जाती है। यानी कि भारत के जो 60 रुपये हैं वो नेपाल के 100 रुपये के बराबर मान लिए जाते हैं। नेपाली रुपया जो होगा वह 100 होंगे और भारत के 60 रुपये होंगे। अब ज़रा सा समझना, मान लिया नेपाली करेंसी की जो है उसका अवमूल्यन कर दिया जाए, अब भारत के जो 60 रुपये हैं वह 120 के बराबर हो जाए। मान लीजिए, सिर्फ मान ही लीजिएगा, अभी पहुँच मत जाइएगा वहाँ पे क्लेम करने। 120 रुपये अगर हो जाएंगे तो भारत का जो व्यक्ति है उसके पास जितने रुपए थे उतने हैं, उसकी किसी भी एक चीज़ के लिए जितने रुपए पे करने की आदत है, हैबिट है, वो उतनी ही रहेगी। मगर क्या होगा, जैसे मान लिया हम 1 रुपये खर्च करके एक माचिस लेते थे, ठीक है। 1 रुपये खर्च करके एक माचिस अगर हम लेते थे तो हम 1 रुपये खर्च करके माचिस लेना चाहेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर भारत का 1 रुपया अगर कोई पे करेगा, ठीक है, तो अब नेपाल से अगर वो माचिस मंगाई जा रही है तो नेपाल को अब 1 रुपये की जगह अब कुछ ज़्यादा नेपाली रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इससे जो नेपाल के सिटीजन्स हैं वह एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा उत्साहित होंगे। तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा ऐसा माना गया था। एक्सपोर्ट बढ़ेगा अवमूल्यन की वजह से, मुद्रा के अवमूल्यन की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर, तो क्या होगा कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। और फाइनली अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक विनिमय दर का निर्धारण भारत में हो सकेगा, ऐसा माना गया था जब हमने डिवैल्यूएशन किया था। ये तब था जब भारत और भारत के जैसे बहुत सारे देश अपने एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर को स्वयं फिक्स करते थे। फिर कुछ समय बाद 1995 में लगभग ऐसा हो गया कि इसको फ्लोटिंग रेट में छोड़ दिया गया। फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है कि मार्केट के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस इसे तय करेंगे कि एक देश की जो एक्सचेंज है, जो करेंसी है, उसका दूसरे देश की करेंसी के साथ क्या एक्सचेंज रेट होगा। तो ये बेसिकली एक्सचेंज रेट एक अलग टॉपिक है जिसके अंतर्गत किस देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले कितनी रहेगी, ये कैसे तय होता है, एक अलग से बड़ा सा टॉपिक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जो सरकार के कदम थे वो केवल इतना बताता है कि अवमूल्यन किया गया। कोशिश ये थी कि भारतीय जो मुद्रा है, रुपया, ये अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक विनिमय दर का जो है निश्चय कर सके। और फाइनली जो लक्ष्य यहाँ लिखे नहीं गए हैं वह ये थे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और अल्टीमेटली इससे जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वह भी बढ़ेगा। तो ये तो लक्ष्य था, स्टेप वही है, मुद्रा का अवमूल्यन। तीसरा जो स्टेप सरकार ने उठाया था 1994-95 में, वह यह था कि भारत में चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया, जिससे एकीकृत विनिमय दर प्रणाली को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। ये वही है जो मैं अभी आपको बता रहा था। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करने से तात्पर्य यह था कि जो हमारी जो एक्सचेंज रेट है वह इंटीग्रेटेड हो सके, यानी मार्केट फोर्सेस से कंट्रोल्ड हो सके, ठीक है। इसके बाद में है चौथा कदम, चालू खाते पर जो पूर्ण परिवर्तनीयता थी, इससे विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। यानी कि
जो हमारे करेंसी रेट्स थे, जब वह फिक्स हो गए तो विदेशी मुद्रा कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था, कोई इसे बेच सकता था, उसमें विनिवेश भी संभव था, उसमें निवेश करना भी संभव था। ठीक है, आयात वस्तुओं और नियंत्रण समाप्त कर आयात की जाने वाली वस्तुओं पर नियंत्रण समाप्त किया गया और विदेशी व्यापार संबंधी व्यवहारों को भी सरल बनाया गया। और फाइनली आयात निर्यात को लाइसेंस से छूट प्रदान कर दी गई और अनुमति पत्र मुक्त कर दिया गया, यानी कि परमिशन लेटर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, तो फिलहाल आपकी जानकारी में ये आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था, इसमें देश द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल जब दो पक्ष होते हैं और बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल समझौते के तहत व्यवहार करते हैं। समझौते का मतलब होता है, इसको MOU बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जब भी कोई देश में आपके देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके जाने के साथ ही न्यूज़ में तमाम तरह की खबरें फैल जाती हैं और उसमें ये बोला जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए और वहाँ पर इन बिजनेस डील्स पे MOU पे साइन हुआ। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम सरल भाषा में समझौता बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश द्विपक्षीय यानी कि एक देश दूसरे के साथ केवल दो पक्ष होंगे, 2 पार्टीज़ होंगे। बहुपक्षीय मतलब 3-4 राष्ट्र मिलकर किसी एक समझौते पे अगर साइन करते हैं तो उसे मल्टीलेटरल MOU बोला जाता है। जहाँ द्विपक्षीय समझौते में 2 देश होंगे, वहाँ बहुपक्षीय में 2 से अधिक देश होंगे। बस इतनी सी बात है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण था, इसका इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना था। तो निवेश में अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो दरअसल ये 2 प्रकार से होगा। देशीय निवेश का वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं देश में निर्यात प्रेरक इकाइयां स्थापित करने के लिए कई सुविधाएं उन्हें दी गई भारत में। इसके अलावा और क्या हुआ, और जो हुआ वह ये था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यानी कि भारत का मूल निवासी है लेकिन वो रेजिडेंस उसका किसी दूसरे देश में है, उसको ही हम शॉर्ट में NRI बोलते हैं। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं वह यानी कि अनिवासी भारतीय, उनको किए गए अंशों के हस्तांतरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिए गए। यानी कि अगर आप किसी NRI को किसी कंपनी के अगर शेयर बेचना चाहते हैं तो उस पर पहले प्रतिबंध होते थे, कंट्रोल होता था सरकार का, लेकिन वो कंट्रोल, वो नियंत्रण, वो रिस्ट्रिक्शंस समाप्त कर दिए गए। तीसरा कदम, निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को विदेशों में निवेश की अनुमति दी गई। यानी कि जो निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां थीं, अगर वो चाहें तो विदेशों में भी जो पैसा वो विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ज़रिए इन्वेस्टर से या इंश्योर्ड जो पर्सन्स होते हैं उनसे इकट्ठा करते हैं, अगर वो चाहें तो वो विदेशों में भी उस पैसे को निवेश कर सकते थे। चौथा ये था कि 1991 में भारत सरकार ने भारत के उच्च प्राथमिकता वाले 48 उद्योग जो थे उनमें 51% तक बिना सरकारी अनुमति के विदेशों में पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी। यानी कि जो उच्च प्राथमिकता वाले सरकार की जो प्रायोरिटी सेक्टर की 48 इंडस्ट्रीज़ चिन्हित थीं, उसमें 91% तक बिना किसी सरकारी अनुमति के विदेशों में पूंजी निवेश करने की अनुमति उन्हें प्रदान कर दी गई। इसके अलावा जो विदेशी निवेशक थे भारतीय बाज़ार की कीमतों पर इक्विटी का निवेश कर सकते हैं, ऐसा भी कहा गया। इसको जान लीजिए थोड़ा सा। जो विदेशी निवेशक हैं भारतीय बाज़ार में जो भारत में कीमतें चल रही हैं उन पे अगर वो चाहें तो इक्विटी का निवेश कर सकते हैं। मतलब यहाँ के जो अंश वगैरह हैं या जो बॉन्ड हैं वह विदेशी निवेशक बड़े आराम से बगैर खुले मन से अब वो यहाँ पे अंशों और बॉन्ड को खरीद सकते थे। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये क्या चीज़ होती है, इसमें वैश्वीकरण जो लागू किया गया वो हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जान लें। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन संक्षेप में जान लीजिए 20-25 सेकंड में। जब कोई विदेशी व्यक्ति भारत के किसी पहले से ही संचालित कंपनी के अंश खरीदे, ठीक है, या यहाँ पे अंश खरीदने के अलावा कोई नई कंपनी की स्थापना करे, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसमें वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार के कदम क्या थे? सरकार ने इसमें जो पहला कदम उठाया 1996 में, जो उच्च प्राथमिकता वाले 9 उद्योग थे उनमें 74% तक सीधे विदेशी निवेश की छूट दी गई। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो भारत में कोई कंपनी की स्थापना करे तो उसे भारत का कोई एक ऐसा बंदा ढूंढना रहेगा या कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी रहेगी
जिसकी 26% पूंजी होनी चाहिए, 74% पूंजी वह खुद लगा सकेगा। ऐसी छूट दी गई। तो इसके साथ साथ जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं उनको लाभांश अपने देश में ले जाने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये स्वतंत्रता प्रदान की गई, इसका मतलब क्या था कि अगर किसी ने 74% मान लिया शेयर ही खरीद लिए किसी इंडियन कंपनी के, मान लेते हैं, तो अब जब वो शेयर खरीदेगा तो इस पर उसे लाभांश भी तो मिलेगा शेयर पे, इनकम के तौर पे। तो पहले ये नियम था बच्चों के लाभांश जो है वह व्यक्ति घर नहीं ले जा सकेगा, मतलब अपने देश नहीं ले जा सकेगा। लेकिन अब 1996 में यह सुविधा भी दी गई कि वह लाभांश को अपने देश में भी ले जा सकेगा। तो ये कुछ सुधार थे जो भारत सरकार ने उस समय किए थे। तेल शोधन और इस क्षेत्र में और बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया और ये 100% कर दिया गया। यानी कि जो पहले जो सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले जो 9 उद्योग थे, इनको अगर देखें तो इसमें केवल 74% तक की शेयर पूंजी विदेशियों की हो सकती थी, 24% भारतीयों की पूंजी होनी चाहिए थी। लेकिन जो तेल शोधन और बीमा क्षेत्र की कंपनियां थीं, इनमें 100% पूंजी वो खुद लगा सकते थे। यानी कि तेल शोधन की कोई कंपनी अगर स्थापित करनी थी भारत में, या कोई बीमा कंपनी भारत में स्थापित करनी है, तो कोई भी विदेशी भारत में 1996 के सुधारों के अंतर्गत वो पूरा का पूरा खुद की कंपनी 100% खुद की इक्विटी के साथ स्थापित कर सकता है। यानी कि वो पूरी कंपनी उसकी अपनी हो सकती है, मालिकाना हक, उसमें किसी भारतीय का शेयर हो इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तीसरा जो सरकार का कदम था वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो अनिवासी भारतीय थे उनको एक्सपोर्ट हाउस, अस्पताल, होटल, इनमें 100% निवेश करने की सुविधा दी गई। एनआरआई जो लोग थे वो अगर कोई एक्सपोर्ट हाउस का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी की स्थापना करना जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी। वो स्वयं वस्तुओं को बना सकती है या भारत में बनने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करेगी और उन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट करेगी, इसको एक्सपोर्ट हाउस बोलते हैं। या अस्पताल या होटल खोलने पर एनआरआईज को 100% भारत में खुद का ही पैसा लगाने की स्वतंत्रता दी गई। चौथा जो स्टेप था वह ये था कि जस्ट अ मिनट, हाँ, जो विदेशी निवेश की स्वीकृति थी उसके लिए बहुत सिंपल एक व्यवस्था दे दी गई, बहुत आसान नियम कर दिए गए। इसके लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गई और प्रोत्साहन मंडल यानी कि एक प्रमोशन बोर्ड का भी गठन किया गया, जिसमें यही था कि विदेश से अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था अगर भारत में पैसा लगाना चाहती है, निवेश करना चाहती है, तो एकल खिड़की, मतलब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप सरकार के किसी भी जो है काउंटर पे जाएंगे, बस वहीं पे आपको समाधान मिल जाएगा। जैसे आप बैंकों में जाते हैं, वहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम या एकल खिड़की सुविधा है। आप किसी भी काउंटर पे चले जाइए, वहाँ आपका पैसा भी जमा हो जाएगा, आप पैसा निकाल भी सकेंगे, आपके खाते से संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी है वह भी मिल जाएगा। मतलब सारे काम आपको वहाँ पर मिल जाएँ, सारे काम, सारी सुविधाएं उस बैंक की आपको वहाँ एक ही खिड़की पे मिल जाएं। इसी को हम सिंगल विंडो सिस्टम या एकल खिड़की बोलते हैं। तो सरकार ने जो लोग भारत में निवेश करना चाहते थे उनके लिए जो सरकार के जो कार्यालय थे वहाँ पर एकल खिड़की की व्यवस्था कर दी, यानी कि उन्हें 10 जगह चक्कर न लगाना पड़े। ठीक है। और लास्ट में अवसंरचना के विकास के लिए विदेशी निवेश में छूट प्रदान कर दी गई कि यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप आते हैं तो भी आपको विदेशी निवेश में छूट थी, विभिन्न प्रकार की छूट थी, डिटेल में नहीं जाते उनकी। तो ये आपने अभी तक जाने हैं सरकार के वह कदम जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित थे वैश्वीकरण के मामले में। फिर बात आती है वित्त में वैश्वीकरण। ये वित्त क्या होता है? वित्त यानी फाइनेंस। तो फाइनेंस का जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी एक देश की अर्थव्यवस्था से किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में जब फाइनेंस का आदान प्रदान होगा तो इसको वित्त में वैश्वीकरण कहा जाएगा। और इसमें सरकार के जो प्रयास थे उन्हें हम जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहला जो प्रयास था भारत सरकार का वह ये था कि एक सेकेंड, हाँ, वह ये था कि भारत में विदेशी बैंकों की स्थापना के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई। अगर कोई विदेशी बैंक भारत में कोई ब्रांच खोलना चाहे तो उसे फैसिलिटेट किया गया। निजी क्षेत्र में जो कार्यरत बैंक थे उनमें निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया। दूसरा कदम, भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने विदेशी पूंजी एकत्रित करने के लिए बॉन्ड की बिक्री शुरू की, जो अभी भी जारी है। यानी कि जो भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं थीं वह बॉन्ड बेच रहे थे
बॉन्ड शेयर की तरह ही एक सिक्योरिटी है, एक प्रतिभूति है बॉन्ड, ठीक है। और बस इसकी खासियत यह है कि इसको खरीदने वाले वह निवेशक कहलाते हैं। निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स, ये मालिक नहीं होते। अंश खरीदने वाले लोग क्या होते हैं? ओनर होते हैं, मालिक कहलाते हैं। लेकिन बॉन्ड जो खरीदेंगे ये इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर आप निवेशक हैं तो अगर कंपनी किसी कारण से अगर बंद होने लगे तो सबसे पहले आपका पैसा आपको चुकाएगी और फिर उसके बाद में शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स को भी सिक्योरिटी प्रदान करता है और सरकारों के लिए भी ये सुविधाजनक था कि उनकी जो क्या बोलते हैं कि जो उनका मालिकाना हक है वो प्रभावित हुए बिना वह पैसा इकट्ठा कर सकते थे। तो भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने विदेशी पूंजी इकट्ठित करने के लिए विदेशों में बॉन्ड बेचना शुरू किया। ये अभी भी जारी है, क्योंकि विदेशों से पैसा भारत में आ जाए, ये तो भारत सरकार की कोशिश बहुत पहले से रही और हर सरकार की जनरली ये कोशिश होती है। भारत सरकार भी यही कोशिश कर रही थी। तीसरा जो लक्ष्य था वह था विदेशी विनिमय अधिनियम के अधीन आने वाली कंपनियों को रिजर्व बैंक की अनुमति के लिए बिना ही उधार लेने और जमा स्वीकार करने की छूट दे दी जाए। इससे क्या होगा? इससे ये माना गया था कि जो कंपनियां भारत में विदेशी विनिमय अधिनियम के अंतर्गत आती थी, ये वो कंपनियां थी जो फॉरेक्स के तौर पे यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए भारत में स्थापित हुई थी। वो कंपनियों को आरबीआई की अनुमति के बिना ही उधार लेने और जमा स्वीकार करने की छूट दे दी गई। भारतीय मूल के जो भी निवेशक थे, जस्ट अ सेकेंड, भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक थे, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक यानी वही एनआरआईज, वह अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही आवासीय संपत्ति अनुग्रहित करने की अनुमति उन्हें दे दी गई। यानी कि एनआरआईज जो हैं वो भारत में आवासीय संपत्ति खरीदने के हकदार हो गए। यह भी एक बहुत बड़ा कदम था। पांचवा और छठा यह है कि अत्यधिक कठोर विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम था, जिसको हम फेरा बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। ये थोड़ा सा लिबरल था। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों एक दूसरे से मिले जुले ही हिस्से थे। तो फेरा की जगह फेमा ने ले ली, ठीक है। ये कुछ कदम आपने जाना। भारत में जब वैश्वीकरण आया तो उसके लाभ क्या हुए, हानियाँ क्या हुई, आइए अब हम उन्हें जानते हैं। सबसे पहली बात, भारत में जब वैश्वीकरण आया तो उसके दोनों तरह के प्रभाव रहे, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जो सकारात्मक प्रभाव रहे वो कौन कौन से रहे, आइए हम उन्हें जानते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। पहला जो प्रभाव रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वह यह था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। आंकड़े आपके सामने हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो थी उसकी सीमा सरकार ने 51% से बढ़ाकर 100% कर दी। तो अनेक कंपनियां भारत में निवेश के लिए उत्साहित हुईं और इसका परिणाम ये दिखा कि निवेश बढ़ गया, विदेशी निवेश। दूसरा, स्थिर और मजबूत विनिमय दर। वैश्वीकरण के पश्चात जो भारतीय मुद्रा की विनिमय दर थी वह काफ़ी मजबूत और स्थिर बनी हुई है और निवेशकों का इसी वजह से भारत की करेंसी में विश्वास बढ़ा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने एकीकृत विनिमय दर प्रणाली अपनाई है। इससे मुद्रा की विनिमय दर और मजबूत होती चली गई। तो ये भी वैश्वीकरण का एक सकारात्मक पहलू है। तीसरा, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई। कंपैरेटिवली काफ़ी वृद्धि देखी गई। सरकार ने बेसिकली जब वैश्वीकरण अपनाया तो उत्पादन क्षमता और निर्यात में वृद्धि हुई। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा का भंडारण में वृद्धि हुई और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रय क्षमता, जब आपके पास विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ जाते हैं तो आप इसका उपयोग कोई भी वस्तु या कोई डिफेंस प्रोडक्ट्स या डिफेंस के जितने भी उत्पाद हैं वो आप खरीद सकते हैं। आपकी क्रय क्षमता, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है एज अ कंट्री, ठीक है। एक और इसका सकारात्मक पहलू था, वह था रोजगार का सृजन। देखिए, विकासशील देश कोई भी हो तो उसको रोजगार सृजन का एक उद्देश्य हमेशा वो उसके आगे प्रायोरिटी में रहता है। तो बाह्य प्रापण रोजगारों के अवसरों को उत्पन्न करता है। ये बाह्य प्रापण क्या होता है? ये एक्सटर्नल रिसीप्ट्स हैं, जो आपको बाहर से पैसा आता है निवेश के तौर पे या किसी भी रूप में, पूंजी के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं देश में आता है। उससे रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न होते हैं और ये नई और उच्च भुगतान वाली नौकरियों का भी सृजन करता है। अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे लग जाए तो लोगों को
हाईली पेड सैलरीज में से हाईली पेड नौकरियां मिलेंगी, जॉब मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये रोज़गार का सृजन करेगा। और तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान, जो विदेशी बाह्य प्रापड़ होते हैं यानी कि एक्सटर्नल जो रिसीप्ट्स होते हैं, वह विचारों का आदान प्रदान और तकनीकी जानकारी तथा विकसित देशों से उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने में भी सक्षम बनाता है। देखिए, बाह्य प्रापड़ का मतलब है विदेशी निवेश, ठीक है। वह विचारों, जब कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर कोई बिजनेस करेगा तो उसकी जो अपनी थॉट प्रोसेस है उससे भी इंडियंस का एक्सपोजर होगा, और यहाँ के लोग वहाँ नौकरियाँ करेंगे। तो यहाँ के जो लोग होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, विदेशी मैनेजर्स के साथ जब उनका एक्सपोजर होगा तो विचारों का आदान प्रदान होगा, तकनीक की भी जानकारी होगी, और विकसित देशों से उन्नत प्रौद्योगिकी भी भारत में आएगी। तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था भी प्रौद्योगिकी के मामले में सक्षम होगी। ये तो प्लसेस थे। वैश्वीकरण की समस्याएं क्या थी, दोष क्या थे, निगेटिविटी क्या थी? देखिए, निगेटिविटी ये थी कि सबसे पहली बात कि भारत में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उदय हो गया। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्या होती है? देखिए, जब वैश्वीकरण होता है तो जो घरेलू इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, वह विदेशी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा अपने आप शुरू हो जाती है। तो कम कीमतों में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं देशी बाज़ार में उपलब्ध होती रहीं, जिससे घरेलू उद्योगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चाइना ने भारत के बहुत सारी ऐसे जो घरेलू उद्योग थे उनको लगभग ख़त्म कर दिया। जैसे आप समझिए, जो कुल्हड़ होता था, जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता था, जिसमें हम चाय पिया करते थे सर्दियों में, कुल्हड़ की चाय, क्या कहने। लेकिन अब उसकी जगह आपको डिस्पोजेबल ग्लास मिलते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। ये पर्यावरण के लिए भी हित नहीं है, और ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट माने जाते हैं। पहले मोमबत्तियाँ बनती थी भारत में, भारत के भीतर घर ही में, अब वो मोमबत्तियाँ तक चाइना से बन के आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं उनका इंटरनेशनल बड़ी कंपनियों से एक अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ। अनहेल्दी कंपटीशन थोड़ा सा शाब्दिक रूप से भी जान लीजिए। जैसे मान लिया हम कोई व्यक्ति जो बहुत तेज़ी से इसलिए नहीं दौड़ सकता कि उसके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और उसको हम किसी इंटरनेशनल धावक के साथ कंपटीशन में लगा दें, तो ये अनहेल्दी कंपटीशन है। हम उसको उसी की कैटेगरी में कंपटीशन करने का मौका दें, है ना। तो हम ये देखते हैं कि भारत में जो घरेलू उद्योग हैं उनके पास पैसे का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, लेकिन हमने उनका एक्सपोजर किससे करा दिया? वैश्वीकरण के अंतर्गत जो बड़े मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं उनके साथ। तो इसी को कहा क्या हम बोलेंगे? अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनहेल्दी कंपटीशन। तो कहीं ना कहीं घरेलू जो उद्योग हैं उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए क्या किया गया? इस बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए इम्पोर्ट्स पे। खैर, वो बात का पहलू है। पहला कदम हम ये जान रहे हैं कि नेगेटिव प्रभाव ये था कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वजह से घरेलू उद्योगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक और बात आई, अनिश्चित रोजगार। जो वैश्विक स्तर पर श्रमिकों की उपलब्धता अधिक है चूँकि, तो जो उत्पादक वर्ग है उसको सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। अब ज़रा सही से भी समझने वाली बात यह है कि अगर कोई देश ऐसा है जहाँ पे श्रमिक कम मजदूरी पर उपलब्ध हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है या चाइना ही है, तो कहीं ना कहीं उससे यहाँ के जो श्रमिक हैं उनके हित प्रभावित होंगे, ऐसा माना गया। ठीक है, अगर यहाँ की लोगों की मजदूरी ज़्यादा है तो। ठीक है, चलिए, कुछ और समस्याएं भी हैं। आर्थिक असमानता में वृद्धि। कैसे? वैश्वीकरण आर्थिक असमानता कैसे लाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, वैश्वीकरण से पहले कुशल और अकुशल श्रमिक, इनके बीच में जो वेतन भत्ता ये सब दिया जाता था, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता था। कुशल हों या अकुशल हों, दोनों को लगभग समान वेतन और भत्ता मिल जाया करता था, कोई अंतर नहीं होता था। मगर समाज में अधिक असमानता इसी वजह से होती नहीं थी। मगर वैश्वीकरण के पश्चात कार्यों में इतनी विशिष्टता आ गई, इतना स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गया कि श्रमिक जो थे वो कुशल और अकुशल में बट गए। श्रमिक जो कुशल थे उनको ज़्यादा वेतन मिलने लगे, ज़्यादा पर्क्स मिलने लगी, अकुशल श्रमिकों को मजदूरी कम मिली। तो इससे क्या हुआ? आर्थिक स्तर में असमानता बढ़ गई वैश्वीकरण के कारण। कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि देशी उद्योगों का, अभी हम पढ़ ही रहे थे, ह्रास हुआ। उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय हुआ।
कंज्यूमरिज्म जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा कल्चर बढ़ गया जिसमें लोग वस्तुओं के प्रति जो है वो ज़्यादा आकर्षित हो गए। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जो वस्तु सस्ती मिल जाए उसे खरीद लेंगे, किसी देश विशेष से उनका मतलब नहीं रहा। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि स्वदेशी, हम भारत में बनी चीज़ें खरीदें, अब ये सब चीज़ें पीछे छूट गई। आपको जो चीज़ जहाँ पे सस्ती मिलेगी, ठीक है, आप वहाँ से खरीद लेंगे। आपके लिए स्वदेशी विदेशी बहुत मायने नहीं रखता। चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे भारत में छाए हुए हैं। आपको पता है कि जो चाइनीज़ जो है उसने हमारे यहाँ का जो रिटेल सेक्टर है, लगभग 70% उसके प्रोडक्ट यहाँ बिकते हैं। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय जो है उसी का ये परिणति है, उसी का ये परिणाम है। और जो अन्य कुछ समस्याएं रही हैं वह ये है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर कमज़ोर हो तो फिर तो उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पे पड़ेगा। आपको पता है 2007 में अमेरिका, जब अमेरिका में मंदी आई तो आपको पता है अमेरिका से होते हुए ये पूरी दुनिया में जो है फैल गई। और पूरी दुनिया में चाहे कहीं पे एशिया था, चाहे कहीं यूरोप था, सब उस मंदी से प्रभावित हो गए। तो वैश्वीकरण एक ऐसी समस्या है कि अगर किसी बड़े अर्थव्यवस्था में कोलैप्स हो जाए, जैसे कि 2007 में अमेरिका में हुआ था, तो वो पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेता है। अब देखिए कोरोना का ही उदाहरण ले लीजिए। कोरोना एक ऐसा विषाणु जो कहाँ से उपजा, चाइना से, और आज पूरी दुनिया उसे भुगत रही कि नहीं भुगत रही है। अच्छा, अगर ये वैश्वीकरण ना होता तो क्यों कोई व्यक्ति चाइना से किसी दुनिया में जाता, क्यों वो हवाई जहाज़ से कहीं और पहुंचता या किसी भी साधन से पहुंचता? बिजनेस के लिए तो लोग आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नुकसान है जो अभी कोरोना के रूप में हमें दिख रहा है। कुल मिलाकर के वैश्वीकरण का नुकसान यह है कि पर्यावरण को अत्यधिक क्षति होती है, स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है, गरीबी और बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि हमें ये दिखा है कि आय में असमानता बढ़ गई। ऐसा नहीं कि जीडीपी घटा, जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन आय में असमानता बढ़ी। तो आज भी देश का एक बड़ा हिस्सा अपने देश में बीपीएल में आता है, वैश्वीकरण के इतने सालों बाद भी। ठीक है, सांस्कृतिक और पारस्परिक मूल्यों का ह्रास हुआ। ये भी माना जाता है कि भारत में जो भारतीय संस्कृति है वो वैश्वीकरण के बाद ही उसमें क्षरण हुआ है, उसमें कमी आई है। आज जो भी हमारे युवा हैं उनके बीच में जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो क्षरण हो रहा है वह भी इसी की परिणति माना जाता है, ऐसा लोग कहते आए हैं। तो वैश्वीकरण से ये हुआ कि जैसे हम देखते हैं ना कि चाइना के लोग ये कर रहे हैं, यूरोप के लोग ये पहन रहे हैं, तो हम भी देखा देखी करते हैं। हम इंडियंस जो है ना कॉपियर बड़े अच्छे वाले हैं। हम ये नहीं देखते कि वहाँ और यहाँ में अंतर है जलवायु का। जैसे अब देखिएगा कि जो कोल्ड ड्रिंक नाम की चिड़िया है, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आपको पता है टेम्परेचर जो है वो रात में 6 डिग्री चला जाता है, दिन में ये करीबन 12-13 डिग्री 14 डिग्री तक रहता है। इस 6 डिग्री के टेम्परेचर में जो न्यूनतम टेम्परेचर है, इसमें भी कई लोग भारतवर्ष में इतनी ठंडी में आज भी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। अब ये कैसे आया? ये जो है ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का परिणाम है। समझना जरा, यूरोप के कंट्रीज जो होते हैं वहाँ पर फल नहीं पाए जाते, तो फलों के जूस नहीं मिलेंगे ताज़े, तो क्या करेंगे? कुछ तो पीना है, कुछ तो पिलाना है। अच्छा, उनके यहाँ रेफ्रिजरेटर नाम की चिड़िया इसलिए आई क्योंकि उनके यहाँ सर्दी रहती है, 12 महीने सर्दी रहती है। तो हरी सब्जियाँ, ताज़े फल उन्हें नहीं मिलते, नहीं उपलब्ध होते। एक बार जो कोई फल आ गया उसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। अब उसी रेफ्रिजरेटर में एक कोई बोतल लगा दी गई जिसको कहा गया, वो ड्रिंक ही था, उसको कहा गया कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि जब रेफ्रिजरेटर में है तो कोल्ड तो हो ही जाएगा और ड्रिंक तो है ही तो कुल मिलाकर के ये चीज़ यहाँ की है ही नहीं, वहाँ की है। ये पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं? वहाँ की हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। आप चीज़ों को ख़राब करके खा ही सकते हैं वहाँ पे। आप लंबे समय तक अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है फ्रिज की। लेकिन ये क्या है? ये दरअसल जो सांस्कृतिक और पारस्परिक मूल्यों में जो ह्रास है ये इसी वजह से हुआ। और कहीं ना कहीं जो आपने भी पढ़ा था उपभोक्तावाद को बढ़ावा, उसकी वजह से भी ये हो रहा है। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और अभिनव संस्करण का उदय। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति मतलब वैश्वीकरण के माध्यम से ये भी हुआ कि एक देश किसी दूसरे में व्यापार करने गया देश में, और फिर उसने उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो यह भी है कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की परिणति। कुल मिलाकर के अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो भले ही विकासशील देशों के लिए आज
ये वैश्वीकरण जो है ये एक अभिनव प्रयोग है, ठीक है। लेकिन अभिनव माने नया प्रयोग है, लेकिन अगर हम समझें आर्थिक विकास की सफलता जो है वह जो हुई है केवल इसी वैश्वीकरण की वजह से नहीं हुई है। इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं। कुल मिलाकर के अगर हम दोषों को समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो उनके दुष्प्रभावों को हम कम ज़रूर कर सकेंगे। बाह्य प्रापण क्या होता है? बाह्य प्रापण एक तरह का विशिष्ट परिणाम है वैश्वीकरण का। इसमें कंपनियां बाह्य स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं। ये यहाँ पे बाह्य प्रापण का मतलब दरअसल आउटसोर्सिंग से है। और आउटसोर्सिंग जो होगा, जब आप किसी को अपने देश की कोई सुविधा, कोई सेवा जो होगा या कोई प्रोडक्ट अगर आप बाहर किसी दूसरी कंपनी को देंगे तो बदले में आपको इनकम मिलेगी, प्राप्तियां होंगी। तो इसीलिए इसको प्रापण बोलते हैं। इसी को बोला जाता है आउटसोर्सिंग। जैसे कानूनी सलाहकार, विज्ञापन वगैरह, ये सब आप कर सकते हैं। भारत में एक्चुअली भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत आगे है। तो ये माना जाता है कि भारत में आउटसोर्सिंग जो है वह बहुत बड़ी मात्रा में सर्विस की होती है। और इसीलिए अमेरिका में कोई बैठा व्यक्ति, उसने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा था और वो किसी कारण से वो उतनी अच्छी सेवा नहीं दे रहा, उसको कोई समस्या होती है, तो अमेरिका में ही लॉस एंजलिस में कहीं कॉल करता है और उसे वहीं का कस्टमर वहाँ का फ़ोन उठाता है और उसको बताता है। दरअसल वो कस्टमर भारत में बैठा होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में बैठा है। तो भारत का व्यक्ति अमेरिका के किसी व्यक्ति को बता रहा होता है कि रेफ्रिजरेटर कैसे चलाएंगे, ठीक है। यही आउटसोर्सिंग का एक उदाहरण है। डिटेल में आप इसे पढ़ लेंगे। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग छोटी छोटी कंपनियों को जो काम वो स्वयं नहीं कर सकते, वो किसी विदेश में बैठे किसी व्यक्ति से वह काम करा लेना है और बदले में उन्हें पे कर देना है। तो अगर आप भारत में बैठे हैं और कोई किसी दूसरी विदेशी कंपनी को आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये आपके यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार का एक स्रोत बनता है, ठीक है। इसी को बाह्य प्रापण इसीलिए कहा जाता है। हिंदी में बाह्य प्रापण और अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन और भारत, इन दोनों की क्या स्थिति रही है, ये एक अगला टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे। कल हम पढ़ेंगे WTO और इंडिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।